तो 91 में जैसे जो दल सिंह जी की डेथ हो जाती है, उसके बाद आप अचानक राजनीति में अचानक तो मुझे लाया गया था। कैसे आपका राजनीति उनके मिलने वाले जितने भी इलाके के बुजुर्ग थे, जो बड़े बूढ़े थे, उनका दबाव पड़ा, उनकी तेरामी के ऊपर दबाव पड़ा, भाई अब तेरे को ये लीगेसी चलानी है। मैंने कहा था मेरे को तजर्बा नहीं, ना मैं किसी को जानता नहीं, जान पहचान भी होगी, तजर्बा भी होएगा। मेरे को ज़बरदस्ती इस राजनीति में धकेला है 91 में, क्योंकि 91 से पहले मेरा वो ताल्लुक ही नहीं था। 91 में आप कांग्रेस की टिकट पे चुनाव लड़े? कांग्रेस की टिकट पे चुनाव लड़ा तो वो था। टिकट कैसे आपको मिली? वो टिकट तो वीरेंद्र सिंह ने भी मदद करी। उस टाइम में पार्टी के अध्यक्ष थे ज्ञानी जैल सिंह जी, जो दल सिंह के बड़े अच्छे दोस्त रहे हैं। अच्छा। सरदार दरबार सिंह भी बहुत अच्छे मित्र रहे हैं। तो ज्ञानी जैल सिंह जी के पास मैं गया, उन्होंने मेरी मदद भी करी। एक सरदार बलवंत सिंह रामूवालिया, जो मेरे छोटे मामा हैं, सरदार बलविंदर सिंह जी उनके सगे साड़े हैं। अच्छा। और वो MP भी थे। उनका सरदार हरकिशन सिंह सुरजीत से भी बड़ा मेल था। चारों तरफ से कोशिश हुई, तो दल सिंह का प्रताप था, मुझे टिकट मिली। तो राजनीति में एंट्री तो आप जींद से ही लेना चाहते थे, जो आपके पिताजी मैं चाहता था जींद से ही टिकट मिले, क्योंकि मैं जींद में ही रहा हूँ, जींद में ही पढ़ाई हुई है, जींद में ही पढ़ा बसा हूँ। लेकिन राजीव जी ने मेरे को जुलाना से टिकट दी, तो जुलाना से हमने शुरुआत की थी अपनी। वो चुनाव आप हार गए थे? वो चुनाव में हार गया था, थोड़े ही वोटों से हार गया था। आपको राजनीति में सफलता मिली 2005 में? 2009 में। मैं 2005 में निर्दलीय चुनाव लड़ा था। तो वो भी आप हार गए थे? वो भी मैं हार गया, लेकिन मैं सेकंड नंबर पे था। मेरी 26,500 वोट आई थी, और मेरे प्रत्याशी IG चौधरी शेर सिंह जी थे, वो विजयी रहे थे। लगभग 33,000 वोट थी उनकी। लेकिन अगले फिर जो 10 साल थे वो आपके थे? वो अगले, हाँ। तो 2009 में 2014 में आप उस समय इंडियन नेशनल लोकदल में शामिल हुआ। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने मेरे को आशीर्वाद दिया और अपनी पार्टी में शामिल किया। तो उनके आशीर्वाद से मेरे लोगों की, जनता की इच्छा के अनुरूप मैं 2 बार विधायक बना। लेकिन जब पार्टी हमारी टूट गई, पार्टी खत्म हो गई, तो उसमें मजबूरन पार्टी छोड़नी पड़ी। तो अब तो दोबारा इनेलो खड़ी हो रही है, कह रहे हैं कि दोबारा से खड़ी हो रही है। देखो अभी तो देखते हैं क्या होगा। अच्छा। बाकी उपचुनाव में, बड़ौदा उपचुनाव में मैंने कांग्रेस के प्रत्याशी की मदद करी थी, क्योंकि इलाका। लेकिन अभी तक कांग्रेस ज्वाइन नहीं किया? विधिवत रूप से ज्वाइन नहीं की है। हाँ, कांग्रेस में भी आप 3 लोग थे, रामपाल माजरा जी, अशोक अरोड़ा जी और आप। अशोक अरोड़ा जी कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं, माजरा जी और आपका भी पता नहीं है कि आप विधिवत रूप से कहाँ जाएंगे। अच्छा परमेंद्र जी, एक बात बताइए कि आप जैसे हरियाणा में दल बदल ने बहुत बदनाम किया हरियाणा को, लेकिन हरियाणा के जो लोग हैं, मतदाता हैं, वो दल बदल को कभी बुरा नहीं मानते। आप एक पार्टी छोड़ के दूसरी में जाइए, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब तो पिछले 5 साल के अंदर तो इतने दल बदल हो रहे हैं कि लोग गिनना ही छोड़ के कौन दल बदल। अब तो लोग आदमी को देखते हैं, काउंटिंग नहीं करते। अब जैसे अब बंगाल के चुनाव हुए, बंगाल में तृणमूल के कितने साथी एकदम टूट टूट के बीजेपी में आए। अब वो टूट के वापस जा रहे हैं। यही कुछ यूपी के अंदर होने लग रहा है, यही कुछ हरियाणा में हो रहा है। कई साल से हरियाणा में हो रहा है। आपने जैसे कांग्रेस से चुनाव लड़ लिए, आपने इनेलो से लड़े, आपने भाजपा से भी लड़ा, तीनों मतलब मेन जो पार्टियां यहाँ की हैं वो आप देख चुके हो। तो इनकी जो रीति नीति में क्या मौलिक फर्क आपको लगता है? रीति नीति तो सभी पार्टियों की ये रही है कि लोगों के सामान्य जीवन को ऊंचा उठाया जाए, लेकिन क्रियान्वयन में सारा अंतर है। अच्छा, जैसे आप विधायक बनते हो, जब पहली बार आप बने थे तो उससे पहले आप सोचते होगे कि मैं ये करा दूंगा, मैं ये करा दूंगा। हाँ, सपने होते हैं कि मैं ये कर दूंगा। और जब आप उस सिस्टम में आते हो, जब उस सिस्टम में आते हैं, जब हताश महसूस करते हैं कि तो सत्ता की जो बागडोर है उसके बगैर नहीं हो सकता। कि सत्ता आजकल एक ऐसा होना चाहिए डिसेंट्रलाइजेशन, लेकिन सत्ता आजकल सेंट्रलाइजेशन होगी। अच्छा, सेंटर में होगी, और सेंटर की जो सेंटर में मुख्यमंत्री के मुट्ठी में सत्ता है, वो जब खोल लेगा उसकी तरफ चलेगी। उसके नजदीक आप हो तो काम होएगा, काम होएगा नहीं, बढ़ना नहीं होगा। नहीं तो फिर वो सपने ही रह जाते। बिल्कुल सपने रह जाते, क्योंकि सत्ता का मेरा तजर्बा नहीं। मैंने 10 साल इंडियन नेशनल लोकदल का रहा, अपने इलाके की लड़ाई लड़ी, लड़ता रहा, लड़ने में गया, सत्ता का तो सुख भोगा ही नहीं। अच्छा, आप जैसे जो ओम प्रकाश चौटाला जी के नज़दीकी रहे काफ़ी, तो उनको एक ऐसे राजनेता के रूप में जाना जाता है कि वो कड़े फैसले लेते हैं। बिल्कुल, मतलब तो किस तरह की राजनीति उनकी है? बिल्कुल, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला कड़े फैसले लेते हैं, और उनकी सोच जो है वो हमेशा रही है कमेरे वर्ग के लिए।
वो हमेशा इस सोच के रहे हैं, धनी रहे हैं और उस दिशा पे काम भी करते रहे हैं। लेकिन सरकार तो उनकी भी काफी लंबे समय हो गया है। उनको जब उन सरकार लाना ना लाना जनता के हाथ में है। राजनीतिक पार्टी तो अपना प्रयास भर करती है, प्रयास करके लोगों के बीच में जा करके उनके मुद्दों को उनसे समझ करके समझा करके कोशिश करते हैं, लेकिन जनता जो है वो क्या सोचती है चुनाव उस पर डिपेंड करता है। अच्छा, जैसे चौधरी दल सिंह जी राजनीति में थे तब जो वो उन्होंने 7 चुनाव जीवन में लड़े, जीते, 2 वो हारे भी, तो इतने सारे चुनाव में जो खर्च होते थे उसके मुकाबले में आप आज के दौर में भी राजनीति कर रहे हैं, क्या उसमें कितना खर्चा चुनाव लड़ने में आता था उनका? उनका शुरू से ही ये रही है कि जब वो तो दल सिंह चुनाव लड़ते थे, हमको ज़्यादा बड़ा तो है नहीं, हमारे तो पुश्तैनी 2.5 किले ही थे। अच्छा। और आज भी आप देखो कि 7 बार मेरे पिताजी सत्ता में रहे, एमएलए रहे, 2 बार मैं एमएलए रहा। ज़मीन तो हमारे पास सारी 16 किले ही है। अच्छा। और हमारी कोई दुकान नहीं है, उसमें ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर पाए। ना कोई फैक्ट्री, ना कोई दुकान, ना कोई कमर्शियल ज़मीन, कुछ भी नहीं है हमारे पास। लेकिन वही है, तो यार दोस्त जो मित्र मिलने वाले उस समय मदद, चुनाव के समय मदद मांगी जाती थी, चुनाव के समय वो मदद करते भी रहे हैं और वही मदद मुझे मिलती रही है। अच्छा। उसी मदद के हिसाब से हम चुनाव लड़ते रहे। लेकिन आपका पिछला जो जुलाना का चुनाव वो तो काफी खर्चीला चुनाव था। नहीं खर्चीला आपके सामने जो जज्बा के प्रत्याशी थे बताते हैं कि काफी खर्चीला वो चुनाव बना दिया। तो ऐसी स्थितियों में जब आप अगला चुनाव लड़ेंगे तो इतने खर्चीले चुनाव के बीच में? नहीं, मैं समझता हूँ कि जो हमारे सहयोगी हैं या जो जनता है वो अगर फैसला कर ले कि हमने ये चुनाव बगैर भ्रष्टाचार के बगैर लड़वाना है तो वो लड़वा सकती है। और मेरे ख्याल हिंदुस्तान की राजनीति में मेरे को भंडार नायक के लंका के राष्ट्रपति हुआ करते थे। एक बार वो दिल्ली आए थे, उनसे पत्रकार ने सवाल पूछा कि आपके यहाँ पार्लियामेंट के चुनाव में बहुत पैसा लगता है, बड़ा भ्रष्टाचार है। तो उन्होंने कहा कि एमपी का जो चुनाव है वो एमपी को ज़्यादा पैसे खर्चने पड़ते हैं और एमपी के पास आमदनी की साधन नहीं होती, तो वो उतने पैसे खर्चने के लिए उतने पैसे इकट्ठे करे ही करेगा ताकि अगला चुनाव भी लड़े, पिछला कर्जा भी उतारे। ये तो अगर आप चुनाव जो है आज अगर खर्चे के बगैर होने लगे और जनता अगर प्रत्याशी का खर्चा कम कराए तो मैं निश्चित समझता हूँ कि भ्रष्टाचार पर रोक लग सकती है। वो तो जितेंद्र मलिक जी कह रहे थे कि बिल्कुल लग सकती है, क्योंकि एक चुनाव तो अंबानी जैसा लड़ा जाता है। एक प्रत्याशी को अब जनता चाहे, आपकी बात थी कि जनता ये चाहे कि चुनाव तो लड़े अंबानी जैसा और बाद में काम करे गांधी जैसा, तो या तो उसको अपनी धरती बेचनी पड़ेगी, अपना घर भी बेचना पड़ेगा, तब ये पॉसिबल है। और वो चीज़ पॉसिबल है नहीं। तो ये सारा दारोमदार माहौल के ऊपर है कि जनता क्या चाहती है। अगर जनता चाहती है कि भ्रष्टाचार ना हो तो पूरे हिंदुस्तान की जनता को ये कर सोच लेना चाहिए कि हमने प्रत्याशी अच्छा चुनना है, सही चुनना है और उसका खर्चा नहीं कराना ताकि वो बेईमान ना हो, ताकि वो भ्रष्टाचार ना कर सके, तो भ्रष्टाचार खत्म होगा। और जो खर्चा करेगा तो फिर उसको कर्जा उतारना पड़ेगा। अच्छा, जैसे चौधरी चरण सिंह थे, उनके चौधरी दल सिंह जी के साथ बड़ी अच्छी मित्रता थी और वो आपने क्या बचपन में आपने उनको देखा है? किस तरह के व्यक्तित्व थे उनका व्यक्तित्व जो जैसे घर आए, खाना खाया साधारण से, जैसे हमारे जब घर आए तो उसमें चूल्हे पे रोटी पकड़ लगी थी, वहीं बैठ के गुड़ के साथ रोटी खाई और बताने लगे कि भाई दल सिंह तेरा तो ये तेरे लेटरिन भी नहीं बनवा रखी, तेरे वही पुराने खुड्डे, लेटरिन लूटरिन तो बनवा। अच्छा, शौचालय नहीं था? शौचालय वही पुराने सिस्टम के थे। नहीं मैं लेटरिन बना दोबारा हूँ तो लेटरिन होनी चाहिए, इस किस्म का नहीं होना चाहिए। तो कई चीज़ उनकी जो मन है उनकी, फिर मेरी इच्छा हुई कि चौधरी चरण सिंह के बारे में जानूँ। मैंने उनकी किताब पढ़ी, उनकी लिखी हुई, जो भारत की आर्थिक भयावह स्थिति और उसका निदान, उसके सारा किसान पे निर्भर था। वो ये चाहते थे जो गांधी जी का सपना था ग्राम स्वराज, वही चौधरी चरण सिंह चाहते थे। वो गांव की इकाई को इतना मजबूत चाहते थे, गांव के अंदर ही हर चीज़ जो लोगों के लिए है, जो जूता बनाने वाला जूता बनाए वो गाँव के लिए अंदर ही हो, और बढ़ई है, लोहार है, जितने भी हैं वो गांव के अंदर वो चाहते थे कि गांव की इकाई एक स्वावलंबी हो और गांव से ही विकास उठे। तो उन्होंने ये बताया था कि जिस प्रकार हम भी देखते रहे कि पहले जो गांव के अंदर इकट्ठे जमींदार के साथ, चाहे नाई है, चाहे वो चरमकार है, चाहे वो सफाई वाला है, चाहे बढ़ई है, जैसे ही जमींदार के दाने निकलते जमींदार उनका हक उनको दे के आया करते और सारा साल वो आपस में मिल के ही काम करा करते। एक मिले जुली की प्रक्रिया थी, वो प्रक्रिया टूट गई
और प्रक्रिया टूट के वो गांव को तो इकाई रही नहीं, अब ग्राम स्वराज्य तो रहा ही नहीं, स्वरूप ही नहीं रहा। अब तो दूसरा स्वरूप आ गया जी। और वो स्वरूप आ गया। अब जो वो स्वरूप आया है चौधरी चरण सिंह ग्राम स्वराज्य के थे, वो चाहते थे किसान मजबूत हो। अगर किसान मजबूत होगा, किसान के घर आमदनी होगी तो गांव खुशहाल होगा, और गांव खुशहाल होगा देश खुशहाल होगा। देश खुशहाल हो ये जाए, उनकी सोच थी। उनकी सोच थी। जो तो चौधरी देवीलाल को भी आपने देखा? चौधरी देवलाल को खूब देखा, बहुत सरल प्रकृति के थे और खुले दिमाग के थे, हमेशा खुल के बात करा करते, लोगों की नब्ज पकड़ते थे, लोगों के बीच में मिलजुल के रहते थे। जब उनके चौधरी दल सिंह तो चुनाव हार गए थे, लेकिन चौधरी देवीलाल जी मुख्यमंत्री बने थे। जब भी उनका जींद का दौरा होता तो 2-2.5 घंटे चौधरी दल सिंह के पास आते थे, लगा के जाया करते, आपस में विचार विमर्श करते रहे। जब तक वो जिए, जब तक मुख्यमंत्री रहे, आते रहे, मिलते रहे। एक बड़ा नाम आपने लिया जिनका आपके घर आना जाना रहा, कर्पूरी ठाकुर जी। कर्पूरी ठाकुर जी एक नाई समाज से थे और इतने बड़े स्टेट के वो मुख्यमंत्री बने। तो कर्पूरी जी भी बताते हैं कि सामान्य बसों में ही आते जाते रहते। उस समय का दौर यही था। उस समय का दौर यही था। साधारण से तो ये आदमी थे, कहाँ दौड़। तो गाड़ी आपके पास कब आई चौधरी दल सिंह जी के पास? 1972 में। कौन सी गाड़ी आप लोगों ने एम्बेसडर ली थी? अच्छा। 1972 में। उस टाइम 2 ही गाड़ियाँ आवा करती, या तो फिएट थी या एम्बेसडर थी। तो एम्बेसडर कोई 18,000 की थी, फिएट 22,000 की थी। अच्छा, फिएट महंगी थी? फिएट महंगी थी। अच्छा। तो उस समय एम्बेसडर गाड़ी ली थी। वो भी हमारे सारे परिवार के बच्चों ने, हम सब ने, भाई बहनों ने कहा कि गाड़ी होनी चाहिए, गाड़ी। जब गाड़ी ली थी तो तब तो एरिया में भी बहुत कम गाड़ियाँ होंगी रोडों पे। हाँ, थोड़ी गाड़ियाँ थी, बहुत थोड़ी गाड़ियाँ थी। वो भी अपनी गाड़ी ले ली, लेकिन वो चंडीगढ़ कभी गाड़ी पे नहीं गए, बस में ही जाया करते। अच्छा, यहाँ जींद से बस में लेते थे? पटियाला चौक पे मकान होता था, पटियाला चौक बस में बैठे वहीं से सफर करते थे। बस में जाया, बस में जाते आते रहे। लास्ट टाइम तक ऐसे ही रखा? हाँ, बस में ही आया जाया करते, जाया बस का ही सफर करते थे। तो वो दौर तो अलग ही थे। उस दौर के राजनेता तो अब वो पॉसिबल नहीं है। उस समय के दौर के अंदर राजनीतिक व्यक्ति लोगों की सोच के अनुरूप काम करने का प्रयास करते थे ताकि इलाके के अंदर खुशहाली हो। आज की राजनीति में वोटर इंडिविजुअल संपर्क और इंडिविजुअल बना चाहता है कि मेरा व्यक्तिगत हो, मेरा व्यक्तिगत सम्मान हो, मेरी व्यक्तिगत पहचान हो और मेरी व्यक्तिगत पहुंच हो। पहले तो गांव में 5-4 आदमी होते थे जो पूरे गांव, परिवार का एक आदमी कहे भाई सारी वोट इसकी, सारे वोट। अब नहीं है वो। अब तो परिवार में भी, परिवार में कहता हूँ, अब तो वो आ गया कि हर वोटर चाहता है कि मेरा व्यक्तिगत संपर्क कैंडिडेट के साथ हो और वो कैंडिडेट का मेरा अपना व्यक्तिगत विश्वास जमे, जब जाके बात बनती है। अच्छा परमेंद्र जी, मैं एक बड़ा जनरल सा सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि हरियाणा के लोग ना राजनीति में बड़ी दिलचस्पी लेते हैं। बिल्कुल सही चासड़ू हरियाणा के आदमी है राजनीति के। बिल्कुल होके के ऊपर बैठ के वो बात हो जाएगी जो दिल्ली में नहीं होती। तो ये जो नए लड़के एक उम्मीद के साथ लगे हुए हैं राजनेताओं के साथ, इनको आप क्या संदेश देना चाहते हो कि विधायक बनने के बाद ये क्या कुछ कर लेंगे, या सफलता का इसमें रेशो बहुत कम है? आप लगे रहो कुछ आने का नहीं है नहीं। मेरा तो युवा वर्ग से यही कहना है कि आप अपने प्रत्याशी को ठोक बजा करके चुने। हम जिस प्रकार से रिश्ता करने के लिए बड़ा परिवारों का आपस में मेल मिलाप करते हैं, मैं तो लोगों को कहा भी करता, हमारा जब एक पशु खरीदने जावा, जब भी उसकी प्रणाली पता कर लिया, और विधायक चुनने के लिए तो आपको सजग रहना चाहिए और ऐसा आदमी चुनना चाहिए जो आपकी आशाओं के अनुरूप हो, धोखा न दे, झूठ ना बोले, बेईमान ना हो। ये निश्चित है, किसी पार्टी में हो, पार्टी नहीं, किसी में कोई भी अच्छा आदमी को चुनना चाहिए। बढ़िया कैंडिडेट कोई भी हो, अच्छा आदमी अच्छा ही होता है, वो अच्छा ही करेगा, माड़ा कभी नहीं करेगा। अच्छा, जितने सपने होते हैं जी कि मैं विधायक बन गया तो मैं ये काम कराऊंगा, वो कितने पूरे हो पाते हैं? वो पॉसिबल ही नहीं है जी। जो मैंने बहुत कोशिश करी, 2009 में विधायक बन के गया। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने मेरे को शिक्षा दी विधानसभा के अंदर कैसी प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। अच्छा, सीखा था। ऐसे बताते थे वो? हाँ बिल्कुल, वो बिल्कुल बताते थे। और वो तो जिस आदमी के अंदर रुचि, उनके पास जाया करता। मैं रोजाना जब भी सेशन होता था सवेरे उनके पास जाता। अच्छा, उनसे पूछता, क्वेश्चन लगते थे या चर्चा होती थी। मतलब विधानसभा की कार्रवाई को लेकर बहुत गंभीर रहते थे? बहुत गंभीर। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला बहुत गंभीर रहते थे विधानसभा की कार्रवाई के लिए। वो चाहते थे कि मेरा हर एक एमएलए जो है अपने मुद्दे की बात उठाए और विधानसभा के अंदर खुल के बोले। अच्छा। और इस प्रकार प्रेरणा भी देते थे, ऐसी बात नहीं है। तो उनसे सीखा भी है। और उनसे सीख करके जब दोबारा एमएलए बना, बीजेपी का राज बना,
तो हमने विधानसभा में खुल के अपने हल्के की बहुत ही आवाज़ उठाई, बड़े मुद्दे लड़े हैं, खूब लड़ाई लड़ी है अपने हल्के की, लेकिन सत्ता ही होती है, उसके बिना कुछ नहीं। उसके बिना कुछ नहीं। अच्छा, जैसे आप विपक्ष के विधायक थे, पहली बार आपने देखा हुड्डा साहब का शासन था, दूसरी बार खट्टर साहब का था, तो आप जो हल्के की समस्याएं लेके एक विधायक के नाते से जब उनको मिलते हैं तो कैसा रिस्पॉन्स इन लोगों का रहता है? जैसे हुड्डा साहब का कैसा रहता था, खट्टर साहब का कैसा रहता था? मेरा जो दायरा था वो सीमित था विधानसभा तक। अच्छा, मैं अपना विधानसभा के अंदर ही अपना काम करता था। अच्छा, और किसी भी मुद्दे वैसे नहीं मिले, किसी मुद्दे को उठाना विधानसभा के अंदर उठाना। आपके काफी क्वेश्चन मुझे याद हैं जो जीत के मैं विधानसभा के अंदर ही अपने केवल जुलाना बल्कि जीत के भी सवाल उठाते थे। विधानसभा के अंदर ही हमारी परफॉर्मेंस करके आकर विधानसभा के माध्यम से जो हमारी जो एश्योरेंस आते हैं उसको पूरा कराने के लिए विधानसभा ही सक्षम है, वो करा सकती है। अच्छा, विधानसभा अपने आप में बहुत बड़ी एक संस्था है। विधानसभा आप विपक्ष के होते हुए भी काम करवा सकती है? बिल्कुल करा सकती है। अगर आपका हाउस के विधानसभा के अंदर आपकी कोई बात मानी गई है, किसी मंत्री ने हाँ भर दी, मुख्यमंत्री ने हाँ भर दी, तो उसको करवाने के लिए विधानसभा लगातार चलती है। अब विधानसभा खत्म होगी, सेशन खत्म होगा, लेकिन विधानसभा तो रोज चलती है। कमेटियां हैं, वो कमेटी सब कमेटी विधानसभा का ही छोटा रूप है। अच्छा। वो उन्हीं मुद्दों को लगातार जो विधानसभा में चर्चा हुई उनको उन्हीं पे चर्चा करते हैं, उन अधिकारियों को बुला करके कि कैसे वो उसको दूर हो, कैसे वो वहाँ जो सक्रिय विधायक उन कमेटियों में ज़्यादा हिस्सा लेगा, कमेटियों में ज़्यादा जाएगा, कमेटियों में अपनी बात रखेगा, तो उसके काम होंगे। इसके लिए तो मेरा व्यक्तिगत रूप से मेरा एक्सपीरियंस है कि मैं विधानसभा के अंदर बोल करके जितने एश्योरेंस आए उन कमेटियों के माध्यम से ही ज़्यादा करा पाया हूँ। अच्छा, आप जैसे आपने देखा है कि 10 साल आपने देखे विधानसभा में, अगर आप किसी को याद कर पाएँ कि सबसे अच्छा विधानसभा की जो कार्रवाइयों में हिस्सा लेना, स्पीच जो भाषण है या किसी मुद्दे पे बोलना, आपके लिए सबसे अच्छे पार्लियामेंट्री मतलब कौन, किसको मानते हैं हरियाणा में आप? मेरे समय के अंदर जब मैं जिन दिनों विधायक, उससे पहले तो बहुत 2009 से और 2014 तक वो तो काफ़ी रहे हैं। और पक्ष में रामपाल माजरा भी बड़े मुद्दे बड़े अच्छे उठाया करते। उधर किरण चौधरी जी भी पार्लियामेंट के अंदर बड़ी अच्छी बोलती हैं। और हमारे ये कर्ण दलाल भी बहुत हिस्सा लेते हैं, लगभग सभी आदमी हिस्सा। खट्टर साहब मेहनत करके जाते हैं, कुछ उनको पढ़ा देते हैं। वो खट्टर साहब को जो उनकी टीम है वो टीम उनको मुद्दे बताती है और मुद्दे के ऊपर जवाब देते हैं। मतलब रामपाल माजरा जी, कर्ण दलाल जी आपकी नज़र में अच्छे पार्लियामेंट है। प्रोफेसर संपत सिंह को भी सुना था बोलते हुए। किरण चौधरी बड़ी हर विषय के ऊपर काफ़ी मतलब अपनी बात रखने की मेहनत करती हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे जो विपक्ष के और भी विधायक हैं काफ़ी कोशिश करते रहे हैं। और नए विधायकों में ललित नागर भी काफ़ी सक्रिय रहे, उदय वाहन भी सक्रिय रहे। अच्छा। और हमारी पार्टी से ये रणबीर गंगवा जी थे जब ये सक्रिय भी करते थे। हाँ, जाकिर हुसैन जी भी करते थे। जसविंदर संधू, जाकिर हुसैन, हम सारे साथी जितने भी थे सब तैयारी करके आते थे। मतलब ये है कि नेताओं की जो छवि है कि पढ़ते लिखते नहीं है, नहीं, तो विधानसभा के लिए पढ़ना लिखना पड़ता है। पढ़ना लिखना पड़ता है जी। पढ़ना लिखना करके आप बगैर पढ़े लिखे करके मुद्दे कैसे उठाओगे, आप बोलोगे कैसे? आपको तैयारी जाना पड़ेगा। जितनी आप तैयारी जाओगे उतना अच्छा बोल पाओगे और फिर कमेटियों के माध्यम से काम करवा सकते हैं। शुक्रिया दोस्तों, हम बात कर रहे थे परमिंदर सिंह ढुल जी से, जिनके पिताजी विधायक रहे, मंत्री रहे, ये खुद भी विधायक रहे। और एक आप 1952 से लेके और आज 2021 है, इसके दौर की जो राजनीति की बातें हैं हमने ढुल साहब से की हैं। अगर इस दौर का कोई राजनीतिक सवाल अगर मुझसे छूटा हो तो आप कमेंट करें, उसका जवाब परमिंदर जी ज़रूर देंगे। और अगर उस दौर की कोई राजनीतिक बात आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। परमिंदर जी, आपने समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद। ये जो राजनीति की बातें हैं इनमें लोगों को आनंद आता है पुरानी बातें सुन के। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ये तो एक निश्चित रूप से है। ये तो हम बचपन में ही पढ़ाया करते कि हम बीते हुए कल को देख के वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में भविष्य की अगर योजना बनाएं तो ज़्यादा अच्छी बनती है। क्या बात है, बीते हुए कल को देखते हुए
वर्तमान के अंदर उसी परिप्रेक्ष्य में बीता हुआ जो कल है वर्तमान के अंदर उस परिप्रेक्ष्य से देखते हुए भविष्य की योजना बनाएं तो ज़्यादा बेहतर है। ये इसमें तीनों निचोड़ है काम इनकी ज़िंदगी का, ये जो बात है ये परमेंद्र जी की ज़िंदगी का निचोड़ है। नमस्कार। नमस्कार।